भारत सरकार के द्वारा और घोषणा भी की है कि 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि किसानों की इनकम डबल करना, और उस दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और डबल इनकम करने के लिए हमने बाकायदा उसके लिए कमेटी का भी जो बनाई है, और उसके जिस तरह से उसकी लागत को कैसे कम किया जाए, उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, और उसको वैल्यू एडिशन के आधार पर उनको जो जो योजनाएं बननी चाहिए उसके तहत उनको सहायता प्रदान करना, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से उनको सपोर्ट करना, आज किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देना, और किसानों की जो केसीसी है वो अधिक से अधिक किसानों को ऋण मिले। इन सभी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और जो लक्ष्य है वो मैंने जैसा कहा कि 2022 तक हम निश्चित रूप से दुगना ही नहीं, उससे भी आगे जाकर हम किसानों के लिए किसानों की इनकम बढ़ाने का भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और हम सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 322 श्री विवेक शेजवलकर जी। क्वेश्चन नंबर 322 उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरा विस्तृत विवरण उन्होंने दिया है। मैं आपके माध्यम से उन्हें पूछना चाहता हूं कि जीरो बजट कृषि को अपनाने के लिए सरकार लगातार किसानों को आग्रह कर रही है। इन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें अतिरिक्त सहायता व सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की क्या योजना है? इस पद्धति से की जाने वाली खेती से प्राप्त होने वाली फसल और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर उगाई गई फसलों की न्यूट्रिएंट वैल्यू, लागत, यील्ड, भूमि की उर्वरता पर प्रभाव आदि का तुलनात्मक विश्लेषण क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट कृषि में क्या अंतर है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माननीय सदस्य जी ने किया है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी जिस तरह से पूरे देश को संबोधित करते हुए और जीरो बजट या जो प्राकृतिक खेती के बारे में जिक्र किया, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जीरो बजट या प्राकृतिक खेती के लिए हमारा जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, उस योजना के तहत हमने 2019-20 में इसके अंदर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के कंपोनेंट को अंदर 8 राज्यों को इसमें शामिल किया है, और 4 लाख हेक्टेयर भूमि एरिया को हमने कवर करने का प्लान किया है, और साथ ही 29 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार का ये विचार है कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले। और इसके लिए मुझे एक बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे नमामि गंगे के अंदर भी हमारा जैसा कि 1,23,000 हेक्टेयर एरिया कवर किया जा रहा है, और प्राकृतिक खेती के अंदर भी हमने जैसा कि 4 लाख हेक्टेयर का मैंने जिक्र किया ही है। और कुल मिलाकर यह है कि प्राकृतिक खेती के अंदर वो चीज़ आती है जिसमें खेत के अंदर किसान अपनी जो फसल है उसके अंदर ही जो उसको, चाहे वो खाद हो, चाहे उसके एक गाय के द्वारा उसको उसके अंदर ही उसका गोमूत्र है, गोबर है, या उसके खेत के अंदर जो रिसोर्स है उसी रिसोर्स से उत्पादन होने वाला, और उसका उपयोग करके जो किसान फसल बोता है, तो उसको प्राकृतिक खेती, जो हमारी परंपरागत खेती है उसको मानते हुए ये प्राकृतिक खेती है, जिसमें लागत की बहुत कम मात्रा आती है। और दूसरा जो ऑर्गेनिक खेती है, तो ऑर्गेनिक खेती के अंदर भी प्राकृतिक खेती और जो दूसरे हमारी फर्टिलाइज़र है जिसमें बायो फोर्टिफाइड फर्टिलाइज़र है, और दूसरा जैसा कि बायो स्टिम्यूल जो हमारी सब्जी फर्टिलाइज़र है उनका इसमें उपयोग होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज देश के अंदर लगातार इस दिशा के अंदर काम किया जा रहा है, और ऑर्गेनिक का और प्राकृतिक खेती का जो क्षेत्रफल भी है वो लगातार जब से योजना प्रारंभ हुई है लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज ये पूरे देश का जो हेक्टर है वो 6.19 लाख हेक्टर हो चुका है, और आगे भी हमारा लक्ष्य है कि इसको हम और आगे बढ़ाएं। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री आवारा जी, शॉर्ट पशुओं में द्वारा जवाब दो। फसल को क्षति पहुंचाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार कोई ठोस कार्रवाई करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आवारा पशुओं की समस्या का माननीय सदस्य ने जो उठाया है, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ये प्रयास लगातार हो रहे हैं, और राज्य के द्वारा भी ये प्रयास होते हैं। और इसके अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हमारी
आरडी की स्कीम है, मनरेगा के माध्यम से भी कुछ राज्यों ने इसमें पहल की है और कुछ राज्यों ने जिसमें उन्होंने अपने वहाँ पर योजना बनाकर उसको बाउंड्री के माध्यम से हम किस तरह से कर सकते हैं, और भारत सरकार के द्वारा भी लगातार इसके ऊपर जो प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इस समस्या का समाधान हो। मंत्री महोदय, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने जवाब को शॉर्ट करें। मंत्री जी बात सुन रहे हैं मेरी बात को? नहीं तो मुझे टोकना पड़ेगा आपको। आप सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो कृषि मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि अनेक प्रयास उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए किए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2017 में एक जो हमारे किसानों के लिए कृषि उत्पाद पशुधन विपणन अधिनियम परिचालित किया था, और बाद में हमारा नया किसान कृषि कानून आया जो किसानों को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून था। अपरिहार्य परिस्थितियों में वो कानून वापस लिया गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अब बिचौलियों से शोषण और अन्य तरह से किसानों की रक्षा के लिए, चूंकि पुराने कानून उतने सक्षम नहीं थे, नया सशक्त कानून वापस हो गया है, तो आगामी समय में किसानों की बिचौलियों से रक्षा के लिए माननीय हमारे जो कृषि मंत्रालय है वो किस तरह से आगे आकर किसानों की रक्षा कर पाएगी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और जैसा कि बिचौलियों को लेकर कृषि के जो कानून बने थे और उसको जिस कारण से हुआ वो सब पूरा देश जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार ने आगे के लिए जो पहले योजना है उसके अंदर मुख्य रूप से मकसद एक ही है हमारी सरकार का कि बिचौलियों से हमें मुक्ति मिले, और इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और आगे भी कटिबद्ध रहेगी। और इसके लिए हमारे जैसा कि इनाम के माध्यम से किसानों को, इनाम मंडी के माध्यम से डायरेक्ट किसान को उसका फसल का बेचने पर उसको मूल्य मिले, तो उसके अंदर भी हमने किया है। इस तरह से हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर भी डायरेक्ट किसान को पैसा देने का प्रावधान किया है, और विशेषकर जैसा कि हमारी पीएम किसान सम्मान निधि है उसमें भी किसान को डायरेक्ट पैसा उपलब्ध कराया जाता है डीबीटी के माध्यम से, और इसी तरह से पीएम किसान मानधन योजना के अंदर भी निहाल चंद जी और फसल बीमा योजना, अन्य जितनी भी योजना है उसमें हम डायरेक्ट किसान को देते हैं, और जिससे बिचौलियों से। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने किसान की फसल दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसानों की फसल इनकम दुगनी हो। आप योजना मत बताओ, आप प्रश्न पूछो, आपका क्या है? प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए काम किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वर्ष 2019 के अंतर्गत राजस्थान में, मेरे संसदीय क्षेत्र पूरे राजस्थान में, बैंकों द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर किसानों की गलत सूचना अपलोड करने के कारण करीबन 5000 किसान फसल बीमा क्लेम से वंचित रह गए। यह सारा का सारा बैंकों का और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी दोनों की भूमिका रहती है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना है कि क्या बैंकों व एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है क्या किसान की फसल का पोर्टल जो है उसको सही करने के लिए केंद्र सरकार क्या काम कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, फसल को इंश्योरेंस को कवर करने के लिए हमारी जो योजना है उसके अंदर निश्चित रूप से बैंक को इसके अंदर बाध्य किया गया कि वो जो प्रीमियम लेती है उस प्रीमियम को समय पर आगे दे और उसका प्रीमियम है उसको इंश्योरेंस मिले। और उसमें अगर किसी बैंक ने अपनी गलती अगर की है तो उस बैंक के ऊपर 12% की पेनल्टी सहित उनको, किसान को उसका क्लेम देना होता है, ये प्रावधान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, अगर स्पेसिफिक अगर इनका कोई मैटर है तो निश्चित रूप से वो अगर लिखित में देंगे तो मैं इसकी जांच करा के और किसानों को उसका उचित जो मुआवजा है वो दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 323 दुष्यंत सिंह जी। 323 माननीय सदस्य उत्तर सभा पटल पर रख दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा मैं मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों के लिए पीएम किसान, उन्होंने हमारे लिए किसानों के लिए एमएसपी और क्रेडिट सपोर्ट दिया है, पर जो उत्तर मिला है मंत्री जी के द्वारा मुझे ये पता चल रहा है कि जो पीएम किसान योजना है उसमें लगभग 55% जो कृषक हैं
कृषक श्रमिक हैं वो उनको इसका लाभ नहीं मिलता। 2015 की आरबीआई की रिपोर्ट के द्वारा हमें ये पाया गया है कि ऋण जो वर्तमान के जो लैंड होल्डर्स हैं उनको ही मिलता है, जो भूमिहीन किसान हैं उनको ये मिलता नहीं है। लगभग 14 करोड़ भूमिहीन किसानों को इसका लाभ अब तक नहीं मिला है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हमारे साथ में आप किसान नेता हैं, अब मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि फिगर बताया गया है उसके अंदर जो किसानों को सम्मान निधि का पैसा है वो लैंड होल्डिंग जिसकी है, जो किसान खेत का मालिक है उसको ही माना गया है। और इसके अतिरिक्त मुझे कहना है कि जो बटाईदार किसान हैं उनका जो टोटल देश के किसान हैं उसमें 17.3% किसान ऐसे हैं जो बटाईदार हैं। उन किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने विशेष योजना बनाकर, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों को हम सपोर्ट एक तो उस समय जब वो फसल बोए उस समय मिले, उसके लिए किसान की जो केसीसी है, तो केसीसी के अंदर राज्य सरकार अगर उसमें उनके जो नॉर्म्स के अनुसार जोड़कर अगर भारत सरकार को भेजती है तो उसमें केसीसी में उसको कवर किया गया है। और इसके साथ ही जो फसल का बीमा है, क्योंकि किसान को रिस्क जब फसल का नुकसान होता है तो उसको रिस्क मिले, तो इस दृष्टि से उसमें भी उनको जोड़ा गया है, उनको इसके अंदर जोड़ सकते हैं। और साथ ही जो फर्टिलाइज़र हैं उसके अंदर भी सब्सिडी के अंदर जो बटाईदार किसान हैं उनको भी वो उसका लाभ ले रहे हैं। और साथ ही बीज है तो उसके अंदर मिनी किट के जो हमारे बीज नई वैरायटी के देते हैं तो वो भी उसके अंदर किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार निश्चित रूप से ऐसे जो किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, उनके लिए बिल्कुल हर समय सपोर्ट करने के लिए योजनाएं बनाई है और उसका लाभ भी किसान ले रहे हैं।